नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। होटल के एक कमरे में दूसरी ओर रवीना और जानवी दोनों ही होटल के उस कमरे की ओर जा चुके थे जहां पर उन दोनों ने अनाया को सेट किया था। उनके हिसाब से तो अनाया वहीं पर होनी चाहिए थी। वो दोनों ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि आज उन दोनों को अनाया को काबू करने का मौका मिल जाएगा। यही सोचते हुए वह उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं जहां पर उन लोगों ने अनाया को प्लांट किया था। उन लोगों ने यह सारा काम एक वेटर के जरिए करवाया था। उन्हें नहीं पता था कि अनाया कभी उस कमरे में गई नहीं। वह लोग जैसे ही अंदर कमरा खोलते हैं, कमरे के सामने का नजारा देखकर उन लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो दोनों खुश भी हो जाती है क्योंकि सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी एक लड़की की बाहों में सोया हुआ था, वो भी बिना कपड़ों के। और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे जैसे उन लोगों की हालत कुछ ठीक ना हो। जानवी जैसे ही उन लोगों को इस हालत में देखती है, वह अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। वह तुरंत बिस्तर से कपड़ा हटाती है और उनकी कुछ तस्वीरें खींचते हुए उधर देखने लगती है। वही वह प्रोड्यूसर शराब के नशे में अपना सर मसलते हुए उठा। उसने अभी भी कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन फिर भी वह बेशर्म की तरह सामने देखने लगा। सामने जानवी को देखकर वह गुस्से में चिल्लाकर बोला, तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक तो तुमने मेरी पूरी रात खराब कर दी, मैंने मूड बना लिया था और तुम यहाँ आए भी नहीं, ना ही किसी और को भेजो, और अब यहाँ मुंह उठाकर आ रही हो। वही उसकी बात सुनकर जानवी थोड़ी नाराज आवाज में और गुस्से भरे स्वर में बोली, क्या बकवास कर रहे हो आप? आपके पास ही तो लेती है वो लड़की जिसको मैंने भेजा था, वह भी बिल्कुल वजन लड़की को। अब आप अपनी बात से मुकर रहे हो। रवीना भी उस बात में हामी भरते हुए बोली, बिल्कुल सही, आप मेरी बेटी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तभी वह प्रोड्यूसर गुस्से में बोला, बकवास करना बंद करो, मेरे पास कोई लड़की नहीं आई। यह सुनकर वह दोनों माँ बेटी वहां पड़ी हुई लड़की की ओर देखते हैं कि वह कौन है। तभी वह लड़की अपनी अधखुली आंखों से खड़ी होती है। उसके शरीर पर भी कोई भी कपड़े नहीं थे और उसकी चादर भी कमर तक नीचे आ चुकी थी। लेकिन फिर भी वह लड़की बेशर्म की तरह आलस करते हुए बोली, क्या हुआ डार्लिंग, तुम खड़े क्यों हो गए? हम तो सुबह सुबह हैक और राउंड करने वाले थे, क्या कोई प्रॉब्लम है? इतना बोलकर वह उस प्रोड्यूसर के कंधे पर सिर रख लेती है। उसने अभी भी कपड़े नहीं पहने थे, जिसकी वजह से उसका प्लास्टिक सर्जरी से सुडौल बनाया हुआ शरीर सबको नजर आ रहा था, जहां उसके उभार हद से ज्यादा बड़े थे और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप था जिसे देखकर ही किसी का भी ईमान डोल जाए। वही उस लड़की को देखकर जानवी का चेहरा काला पड़ गया। यह सितारा थी, वह भी एक एक्ट्रेस थी और जानवी और सितारा दोनों एक ही फिल्म को पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हासिल नहीं कर पा रहे थे। जानवी ने आज फिल्म पाने के लिए प्रोड्यूसर को खुश करने का मौका खोजा था, लेकिन जब अनाया इस कमरे में नहीं पहुंची तो प्रोड्यूसर गुस्सा हो गया और इस बात का फायदा सितारा ने उठाया और उसने जानवी के खिलाफ उस बहला फुसलाकर उसके साथ रात गुजारी। वही सितारा को देखकर जानवी गुस्से में बोली, तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तभी वह प्रोड्यूसर सितारा के खुले शरीर पर हाथ फिराते हुए कड़क आवाज में बोलने, बेकार लड़की, बकवास बंद करो, इसी ने मुझे कल खुश किया है और अब तुम उस फिल्म के बारे में भूल जाओ। वह फिल्म यह खूबसूरत हसीना करेगी और फिल्म के दौरान यह मेरा भी ख्याल रखेंगी, उसने मुझे कहा है। इतना बोलकर वह अपने एक हाथ से उसके उभार को प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से सितारा भी कराह देती है। उन दोनों माँ बेटी के सामने ही वह दोनों शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को चूमने लगते हैं। उन्हें इस बात का भी होश नहीं रहा कि उन्हें खुद को ढकने की जरूरत है और वह दोनों माँ बेटी गुस्से में दांत पीसते हुए वहां से चली गई। जाते हुए रवीना गुस्से में बोली, वह घटिया लड़की तुम्हारा मौका भी छीनती गई, पता नहीं कहाँ अपना मुंह काला कटवा रही होगी। उनकी बात सुनकर जानवी की आंखें छोटी हो गई। वह गुस्से में बाहर जाते हुए अपनी माँ से बोली, मॉम, वह घटिया लड़की कहाँ चली गई? हमें पता तो करना होगा। अब तो रवीना कपूर भी परेशान हो गई थी। वह तुरंत उस वेटर को खोजती है जिसे उन लोगों ने पैसे दिए थे, लेकिन वह वेटर भी एक नंबर का मकान और लालची आदमी था। उसने पैसे तो ले लिए थे, लेकिन कोई काम नहीं किया था। वह बहाना बनाते हुए बोला कि मैं तो अपना काम कर दिया था। फिर वह लड़की कहाँ गई, उसे नहीं पता। वही जानवी और रवीना अभी भी परेशान थी। उन्हें अनाया के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था।
कुछ सोचते हुए रवीना कपूर बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, हम उसे मनहूस को खोज ही लेंगे। वह जरूर यहाँ से भाग गई होगी अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। वही उसकी बात जानवी को भी सच लगी। उसे लगा कि सच में उनका प्लान कामयाब हो गया, और इस बारे में वह बाद में कहीं ना कहीं से पता लगा ही लेगी कि अनाया कल रात किसके साथ थी। इसलिए वह लोग भी आगे की तैयारी के लिए चले गए। हर्षवर्धन के डाइनिंग हॉल में दूसरी और एक खूबसूरत रात बिताने के बाद हर्षवर्धन और अनाया डिनर टेबल पर बैठे थे। उन लोगों को अपने ब्रेकफास्ट का इंतजार था। आज दोनों ही बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। जहां अनाया के चेहरे पर हल्की सी थकान थी, वही हर्षवर्धन को ज्यादा ही एनर्जेटिक नजर आ रहा था। उसने अनाया को सुबह से ही अपने गोद में ही उठाया हुआ था। वह अभी भी उसे गोद में उठाकर ही टेबल पर लाया था और अपनी गोद में बिठाते हुए ही ब्रेकफास्ट करा रहा था। तभी वहां पर अनाया की सेक्रेटरी रेशमा और सेक्रेटरी रजत दोनों आते हैं। सेक्रेटरी रजत सर झुकाकर बोला, वह इन्वेस्टिगेशन हो गई है बॉस। रेशमा भी परेशान होकर बोली, अनाया बॉस कुछ अर्जेंट मैटर है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। फिर थोड़ी परेशान आवाज में बोली, वैसे आप ठीक तो है, लेकिन बॉस आपकी बॉडी पर तो ड्रग्स का असर इतनी जल्दी नहीं होता, तो फिर आप इस तरह से अपनी बॉडी पर से काबू कैसे खो सकती है। वही उसकी बात सुनकर अनाया अभी सोच में खोई हुई थी। तभी सेक्रेटरी रजत कुछ सोचते हुए बोला, मैडम आपको 2 अलग अलग ड्रग्स दिए गए थे। यह सर कर अनाया गंभीर होकर हर्षवर्धन को खाना खिलाते हुए गंभीर होकर बोली, एक तो मुझे पता है, जो जूस में मिलाकर रवीना कपूर ने मुझे दिया था। दूसरा ड्रग मुझे किसने दिया। उसकी बात सुनकर रजत अपने ही टैबलेट में कुछ वीडियो शुरू करके उनके सामने रख देता है। वीडियो देखकर अनाया गुस्से में बोली, उस बारटेंडर की इतनी हिम्मत, उसने मुझे ड्रग्स वाली ड्रिंक दे दी। तभी हर्षवर्धन गंभीर होकर पूछता है, इस बारटेंडर ने किसके कहने पर यह सब कुछ किया है। यह सुनकर सेक्रेटरी रजत थोड़ा गंभीर होकर बोला, बॉस यह सब कुछ विशाल मेहता की सेक्रेटरी क्रिस्टल के कहने पर हो रहा था, और यह सब कुछ विशाल मेहता ने ही करवाया है। यहाँ तक कि मेम को वहाँ पार्टी में बुलाने का आइडिया भी उसने ही अपने मोम डेट को दिया था, और उसी ने स्पेशल इनविटेशन कपूर मेंशन भेजा था। वही उसकी पूरी बात सुनकर अनाया की मुठिया कस गई। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब वह आदमी मुझे ड्रग क्यों देने लगा, मैं तो उसे ढंग से जानती तक नहीं। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे एक निवाला खिलाते हुए बोली, बीवी तुम खुद को अंडरस्टिमेट कर रही हो। तुम्हारी आंखें ही किसी को पागल करने के लिए काफी है। ऊपर से तुम्हारी प्रॉपर्टी की लालच विशाल मेहता चाह कर भी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, इसीलिए वह यह सब कुछ कर रहा है। तभी उन लोगों की बातें सुनते हुए पास खड़ी हुई सेक्रेटरी रेशमा थोड़ी परेशान नजर आने लगी। अनाया एक नजर में ही उसकी परेशानी महसूस कर ली। अनाया गंभीर होकर पूछती है, क्या हुआ रेशम, तुम परेशान नजर आ रही हो। यह सुनकर रेशमा डरते हुए परेशान नजरों से बोली, वह बॉस है, एक प्रॉब्लम है। फिर वह हकलाते हुए बोली, वो बॉस मिस्टर विशाल। इतना बोलकर वह खामोश हो गई। वही उसकी बात सुनकर अनाया आंखें छोटी करते हुए बोली, डिटेल में बताओ। तो सेक्रेटरी रेशमा गंभीर होकर बोली, वह हमारे खुफिया घाउट्स ने बताया है कि विशाल कुछ वक्त से आपके लिए पागल हो रहा है। उसने अपनी सेक्रेटरी को आपके पीछे लगा रखा है। वह आपकी हर डिटेल निकलवा रहा है, यहाँ तक कि उसने आपका बिना मास्क का फोटो निकालने के लिए भी एक अच्छा खासा अमाउंट जारी कर दिया है। कई लोग आपके पीछे आपकी डिटेल निकालने में पड़े हुए हैं। उतना ही नहीं, हमें पता चला है कि यह सारी प्लानिंग विशाल की ही थी। वह आपके साथ रात बिताकर आपको शादी के लिए मजबूर करना चाहता था। इतना बोलकर वह अपना सर झुकाते हुए बोली, और उसने तो उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर खामोश हो गई। वही उसकी सारी बातें सुनकर अनाया की आंखें कठोर हो गई थी, लेकिन उसे ज्यादा आसपास का ऑरा खतरनाक हो गया था, और यह सब कुछ हर्षवर्धन की वजह से था। उसके अंदर का किंग बाहर आ रहा था। उसे अनाया के ऊपर किसी की नजरें बर्दाश्त नहीं थी। वही विशाल तो उसकी बीवी के साथ सोने के सपने देख रहा था और उससे शादी करना चाहता था। वह अपनी मुठिया करते हुए बोला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी उसे याद आता है कि रेशमा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वह गंभीर होकर बोला, अपनी बात पूरी करो। तो रेशमा डरते हुए बोली, वो सर, जब आप बॉस को लेकर बाहर आ रहे थे तो शायद मिस्टर विशाल ने बॉस का चेहरा देख लिया है। वह उनकी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन की मुठिया और कस गई। वह गुस्से में अपने सेक्रेटरी रजत से बोला, उसकी कंपनी में प्रॉब्लम शुरू करो।
उसे इतना वक्त ही मत देना कि उसकी नजरें मेरी बीवी पर ठहरे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, वह तुम खुद सोच लेना। वही उसकी इतनी भयानक बात सुनकर तो वहां खड़े सबके सब डर के मारे कांपने लगे। अनाया जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, वह हर्षवर्धन की बाहों में बाहें डालकर उसके माथे को चूम कर बोली, बस शांत हो जाओ। वैसे भी बस वह एक घटिया आदमी है। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वह तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करे। और वैसे भी जानवी का साथ ही उसे सबक सिखाने के लिए काफी है। वही उसे जमीन पर लाएगी। अपनी बीवी की बात सुनकर हर्षवर्धन शांत हो जाता है। उसे पता था उसकी बीवी सही बोल रही है। क्या हर्षवर्धन खुद को बरोक पाएगा विशाल को निक्सन पहुंचने से? और क्या नई चाल चलेगी अनाया उनके खिलाफ? जिंदल विला। पिछले कुछ दिनों से जिंदल विला का माहौल बिल्कुल अलग ही चल रहा था, क्योंकि वहां पर भवानी शेरगिल आई हुई थी। भवानी शेरगिल दिखने में काफी एवरेज सी औरत थी, लेकिन उसे महंगी चीजों का बहुत शौक था। वैसे तो वह जिंदल खानदान की बटले की बेटी थी, लेकिन जिंदल खानदान की मालकिन की तरह बिहेव करती थी। उसकी सबसे बड़ी वजह थी हर्षद जिंदल की दादी, जो उसे अपनी बेटी मानती थी। उसके आगे वह किसी मासूम बच्चे की तरह बिहेव करती थी और पूरे जिंदल परिवार पर अपना हुक्म चलाती थी। हालांकि जब तक हर्षद की दादी खुश थी, कोई उसे कुछ कहता नहीं था और इसी चीज का वह फायदा उठाती थी। यहाँ तक कि आज तक उसने कई सारे काम जिंदल खानदान के नाम पर ही किए थे। और सब कुछ जानते हुए भी कोई कुछ नहीं कर पाता था। जिंदल खानदान के बेटे तो उसे एक नजर पसंद भी नहीं करते थे। उनकी नजरों में तो वह किसी कांटे की तरह चुभती थी। बस वह अपनी दादी की वजह से उसे बर्दाश्त करते थे। लेकिन हर्षद के दादाजी अपनी बीवी के प्यार में अंधे थे। उन्हें लगता था कि उनकी बीवी कभी गलत नहीं हो सकती, इसीलिए वह भवानी को भी काफी भोली भाली और मासूम ही समझते थे। इसीलिए वह भी अपनी बीवी की तरह ही उसे पर प्यार लुटाते थे। इसीलिए पिछले कुछ दिनों में उसने घर में आकर कलेश करके रखा था। नौकरों पर बेवजह गुस्सा करना, बार बार हर्षद की मां को नीचा दिखाना और उसे नौकर की तरह ऑर्डर देना, खाना बनाने को कहना, जैसे इस घर की मालकिन वह ही हो और यहाँ रहने वाले लोग उसके नौकर हो। यहाँ तक कि वह तो हर्षद और आकाश की जिंदगी में भी दखलंदाजी करने की कोशिश करती थी। लेकिन वह दोनों काफी गुस्सैल स्वभाव के थे, इसीलिए उसके मुंह पर भी उसे उल्टा बोल देते थे, जिसकी वजह से उसके सामने उसकी एक नहीं चलती थी। लेकिन जब भी हर्षद की दादी उसके सामने होती थी, तब वह दोनों कमजोर पड़ जाते थे, क्योंकि हर्षद की दादी बार बार उस भवानी की बात मानने को कहते थे। आज भी यहाँ का माहौल काफी गंभीर था। दोपहर का वक्त था और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था और भवानी भी यहीं पर थी। वह सब की ओर देखते हुए ताना मारने के अंदाज में बोली, हर्षद अब तुम 30 साल के होने को आए हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। कब तक ऐसे अकेले रहोगे? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है, तुम्हें अब सेटल हो जाना चाहिए। लड़की अनाथ है, लेकिन वो काफी संस्कारी ही। वही उसकी बात सुनकर हर्षद, जो काफी शांति से खा रहा था, उसके हाथ वहीं पर रुक जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था, क्योंकि पिछले 3 दिनों से भवानी बार बार उसे प्रोवोक कर रही थी और अब उसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। लेकिन फिर भी वह खुद को शांत रखते हुए बस अपना खाना खा रहा था। हालांकि जो चीज भवानी कह रही थी, वही चीज वहां बैठा हर इंसान चाहता था कि हर्षद अब शादी कर ले, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक तो वह लोग अपने बच्चों पर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे, दूसरा सबको पता था कि हर्षद जिंदल को शादी से चीड़ है। वह तो शादी से इस तरह से भागता है जैसे कोई जानवर पानी से डर कर भागता है। लेकिन भवानी कहाँ चुप रहने वाली थी। भवानी हर्षद की मां की ओर देखकर बोली, बड़ी भाभी, यह जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि वक्त रहते आप अपने बेटे की शादी कर ले। लेकिन आपको तो बस अपनी से फुर्सत नहीं, पूरे दिन घर में पड़ी पड़ी क्या आपको अपनी बेटी की चिंता नहीं होती? वही उसकी बात सुनकर हर्षद की मां का चेहरा उतर जाता है। वह बार बार उसे इसी तरह के ताने देती थी, क्योंकि इस घर में वह एक हाउसवाइफ थी और उसकी दूसरी भाभी एक जज थी। वह उसे तो जबान उठाकर बात तक नहीं कर सकती थी, क्योंकि जैसा वह उन्हें कहती, उसे दुगना साक्षी जी उन्हें सुनती। इसीलिए उसके लिए एजी टारगेट हर्षद की मां ही थी। वही हर्षद की मां आरती जी को कुछ जवाब देता ना देख भवानी की हिम्मत और बढ़ गई। वह आगे ताना मारते हुए बोली, कोई बात नहीं, आपको अपने बेटे की चिंता ना हो तो कोई नहीं, मुझे तो है, इसीलिए मैंने बहुत अच्छी लड़की खोजी है।
आज शाम को ही मैंने उसे आने को कह दिया है। वो हर्षद से मिल लेगी तो हम रिश्ता पक्का कर देंगे। अब तो हर्षद के बर्दाश्त से बाहर था। उसे भी ज्यादा आकाश गुस्से में था। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही वहां पर एक कड़क और गंभीर आवाज आई, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रही है भवानी दीदी को? और रही बात आरती भाभी की, तो वह कोई घर में खाली नहीं पड़ती रहती। पूरे घर की जिम्मेदारी उन पर होती है। कौन क्या खाता है, कौन कौन सी दवाई लेता है, कौन किस वक्त सोता है, किसकी पसंद क्या है या नहीं, कौन सी चीज की जरूरत है, कौन सा नौकर क्या करेगा, यह सारी जिम्मेदारी आरती दीदी के कंधे पर है। और बिना किसी झिझक के वो यह सारा काम अकेले कार्य है। बाकी लोगों को तो साल में कभी न कभी आराम मिल ही जाता है, लेकिन आरती दीदी को तो कभी कोई आराम नहीं मिलता। घर में सबसे पहले वो उठती है और सबसे आखिर में वो सोती है। फिर ताना मारते हुए आगे बोली, वह बिना किसी फालतू वजह के किसी के घर पर पड़ी नहीं रहती। और भूलिए मत, आप आरती दीदी के ही घर में खड़ी होकर उन्हें ही ताना मार रही है। वहीं उनकी बात से परिवार के सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। साक्षी जी हमेशा ऐसे ही ऐसी थी। अगर कोई उसकी जेठानी को कुछ भी कह दे तो वो उन्हें अच्छा जवाब देती थी और उनकी बातों में वजन रहता था। वही सब खुश थे सिवाय हर्षद की दादी अरुण जी के। वह अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती थी, इसलिए वह गुस्से में बोली, साक्षी बहू क्या बोल रही हो? यह उसका भी घर है। अब आकाश से भी रहा नहीं गया, लेकिन अभी कोई कुछ बोलता उसे पहले ही पीछे से एक गुस्सेल आवाज आई, क्या हुआ दादी, आपको भावना बुआ की बहुत चिंता हो रही है? लेकिन जब यह मेरी प्यारी बड़ी माँ को सुना रही थी तब तो आपको कुछ नहीं बोली। यह सुनकर सबकी नजर पीछे गई तो वहां ज्ञान खड़ा था, जिसमें अपनी बड़ी माँ की जान बसती थी, क्योंकि कि अपने काम की वजह से साक्षी जी अपने बेटे को वक्त नहीं दे पाती थी और जिसकी वजह से ज्ञान अपनी बड़ी माँ के सबके ज्यादा करीब था। ऊपर से वो सबसे छोटा था। अब सबको डर लग रहा था, क्योंकि हर कोई जानता था पटवार ने सबसे ज्यादा और जल्दी गुस्सा ज्ञान को आता है, कहीं वो कुछ गलत ना बोल दे। इसीलिए आकाश जिंदल अपने भाई से बोला, ज्ञान तुम अंदर जाओ, इस बड़ी हम बाद में बात करेंगे। यह सुनकर ज्ञान को और गुस्सा आया। वो दांत पीस कर बोला, भाई आप। उद्धरण चिन्ह। अभी वो इतना ही बोला था कि आकाश उसे रोक देता है और अंदर जाने का इशारा करता है। ना चाहते हुए भी ज्ञान को बात मानकर अंदर जाना पड़ा। तभी आकाश बुआ की ओर देखकर बोला, अगली बार इस परिवार के मामलों से दूर रहिएगा। और रही बात हर्षद भाई की, तो वह किसे शादी करेंगे किसे नहीं, वह इस परिवार की सदस्य डिसाइड करेंगे, ना कि बाहर से आया हुआ कोई इंसान। और छोटी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सारी जिम्मेदारी भवानी बुआ के पिता की है, क्योंकि वह इस घर के बटलर है। लेकिन मैंने आज तक तो उन्हें यह जिम्मेदारी निभाते हुए नहीं देखा है। जब से मैं समझदार हुआ हूँ यह सारी जिम्मेदारी मॉम ही संभालती आई है। ऊपर से हर तीसरे चौथे दिन भवानी बुआ उन्हें कोसती है और उन्हें ताना मारती है, और आप सब भी खामोश रहकर उनका साथ देते हैं। और जब छोटी माँ कुछ बोलती है तो आप उन्हें ही डांट कर चुप करवा देते हैं। कभी कभार तो मुझे शक होता है कि हम लोग इस घर के सदस्य हैं या फिर भवानी बुआ। इतना बोलकर वह गुस्से में खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। जाते हुए वह अपने भाई हर्षद को साथ ले जाना नहीं भूला। वही अपने पोते की बात सुनकर अरुण जी को भी गलती महसूस हुआ, क्योंकि सच में हर वक्त यही होता था, लेकिन वह अपनी प्यारी बेटी को कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। उन्होंने अपनी बेटी खोने के बाद भवानी जी पर ही तो अपना सारा प्यार लुटाया था, और अब उन्हें दिल से डर लग रहा था कि कहीं भवानी भी उससे दूर ना हो जाए। इसीलिए वह उसकी हर गलती को माफ कर देती थी, और यही चीज उन्हें भारी पड़ गई। और अब भवानी इस घर के हर सदस्य से खुद को सुपीरियर समझती थी। क्या आकाश की बातें परिवार के लोगों पर करेगी असर, और क्या नया तूफान लाएगी भवानी इस परिवार में? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।